आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक प्रश्न का फटाफट सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट लेकर के लाइव खत्म होने के बाद तुरंत रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास टाइम दोबारा आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तुरंत लाइव खत्म होने के बाद आपको रिवीजन करना है जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने। इस वीडियो में दोस्तों वही क्वेश्चन लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी कारगर साबित होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा वासियों तांबा कहां से प्राप्त करते थे। ये तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो काशी युग का था, लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा वासी जो है वो तांबा कहां से प्राप्त करते थे, भारत से, पाकिस्तान से, राजस्थान से, लोथल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है पाकिस्तान से। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का हड़प्पा वासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे दोस्तों, पाकिस्तान से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोतुगही कहां पर अवस्थित था, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में। तो दोस्तों सोतुगही जो है वो कहां पर अवस्थित था, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, कैसे हो सर, चले बहुत बढ़िया, बिल्कुल फटाफट का फटाफट आंसर देंगे। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है बलूचिस्तान, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सोतुगही कहां पर अवस्थित था दोस्तों, वो था आपका बलूचिस्तान में। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले खोजा गया स्थल था, सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था वो कौन था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी घुमा के पूछे, आपको जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था दोस्तों वो हड़प्पा नामक जगह पर हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ, गुप्त संवत का जो आरंभ है वो कब हुआ था, 319 में, 320 में, 330 में, 350 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 3 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 4 के राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे 319 ईस्वी में, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि गुप्त संवत का जो आरंभ हुआ था दोस्तों वो आपका 319 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था, देवकुलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, शकों ने करवाया था, पहलवों ने करवाया था, कुषाण ने करवाया था, फिर बैक्टीरियाई यूनानियों ने करवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि देवकुलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। बहुत को बिल्कुल 5 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है कुषाण ने। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कुषाण ने। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। देखिए क्वेश्चन यहीं पे आपको आंसर दे दिया, क्वेश्चन पे ही आपको आंसर दे दिया है, हम आपको कई बार करा चुके हैं। कौटिल्य के लेखक यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, वो है कौटिल्य। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे अर्थशास्त्र पर। ध्यान दीजिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है, वो है अर्थशास्त्र पर। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए। और जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज इसको नोट कीजिएगा दोस्तों, और रिवीजन कीजिएगा लाइव खत्म होने के बाद, क्योंकि टाइम जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि दोबारा उस क्वेश्चन को नहीं देखते, जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो। तो प्लीज लाइव खत्म होने के तुरंत बाद आपको उन सभी क्वेश्चन को देखना है और मिलाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सत सरवही संहिता का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों इसकी राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है महाभारत, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी, मौर्य में, कुषाण में, सातवाहनों में, या फिर वकाटक में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों सातवाहनों में, क्योंकि आपको पता है पहले के जमाने में, यानी कि जब कुषाण थे, जब मौर्य वंश थे, उस समय जो है औरतों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं थी, लेकिन एक अपवाद में आपका सातवाहन था जहां पर जो है औरतों की बहुत सारी अधिकार थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सातवाहनों में। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन 9, महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है, 16, 20, 15, 18। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कितने विवाहों पर चर्चा है और कितने पर्वों पर चर्चा है। 9 की जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों वो है 18, यानी कि ऑप्शन जो है आपके 18 यानी कि डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है, राइट आंसर आपके 18 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब आप लोग को क्लियर दिख रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, गोपुरम क्या था, मंदिर का शीर्ष, मंदिर का छत, मंदिर का प्रवेश द्वार या फिर गर्भगृह। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 11 के आप लोग करेक्ट आंसर दो। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों गोपुरम क्या था, वो था मंदिर का प्रवेश द्वार। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 में, 330 में, 315 में, 320 में। यहां पर देखेंगे सभी ईसा पूर्व में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में आपको हमेशा आंसर देना है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई, बहुत खूब, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों 323 ईसा पूर्व में, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिकंदर की मृत्यु जो है दोस्तों वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ था? अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 260 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, 240 ईसा पूर्व में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों 13 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अशोक द्वारा कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जो तंबाकू का सेवन है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, या फिर कौन से मुगल शासक के द्वारा किया गया था। तो आपको जो राइट आंसर लगाना है बिल्कुल लगाना है अकबर। और कौन खत्म किया था इसको? बिल्कुल आपको राइट आंसर लगाना है औरंगजेब, जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। बट यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, किसके द्वारा लगाया गया था? बिल्कुल दोस्तों 14 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो भारत में तंबाकू का जो पौधा लगाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 15, तुजू के बाबरी किसने लिखी थी? तुजू के बाबरी, तुजा के बाबरी ये किसने लिखी थी? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने, हुमायूं ने। हम लोग जानते हैं अबुल फजल जो है आईने अकबरी लिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुजू के बाबरी किसने लिखी थी? बिल्कुल 15 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है बाबर। जी हाँ बिल्कुल सलोनी कुमार, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, बाबर हो जाएंगे राइट आंसर। तो तुजू के बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी थी, करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था? ये क्वेश्चन देखिए बहुत लोग जल्दी जल्दी में चित्तौर आंसर लगा देते हैं, बट आपका चित्तौर आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़ होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था, यानी कि कौन सी जगह पर अधिकार नहीं कर पाया था? राइट आंसर हो जाएंगे मेवाड़, अकबर। जी हाँ, अकबर के बारे में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अकबर जो मेवाड़ पर बिल्कुल अधिकार नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था। बिल्कुल हम लोग कई बार आपको करा चुके, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है बाबर। तो भारत में मुगल वंश का जो संस्थापक था, जो स्थापना की थी वो बाबर की थी। बाबर की जो सबसे पहली लड़ाई है वो 1526 ईस्वी में हुई थी, जिसको हम लोग पानीपत का युद्ध कहते हैं या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो बाबर जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और लोदी वंश को खत्म किया, उसके बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत की है, ठीक है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? क्वेश्चन देखिए हमने आपको करवाया था, कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया था कि देखिए मुगल चित्रकला जो है वो किसके समय में चरमोत्कर्ष का मतलब हुआ सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा मशहूर, सबसे ज्यादा तरक्की जो है वो कब किया था? बहुत लोग जल्दी जल्दी में आंसर अकबर लगा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अकबर के समय में जो है चित्रकला जो है वो शुरू हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे स्थापत्य कला के बारे में तब दोस्तों आपको लगाना शाहजहां, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे मुगल चित्रकला के बारे में, ये चीज आप लोग को बिल्कुल आज से डाउट नहीं रखना है। मुगल चित्रकला के बारे में पूछ दे तो आपको राइट आंसर जो लगाना वो लगाना जहांगीर, ऑप्शन जो है सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और अगर आपको पूछ दे स्थापत्य कला के बारे में तो आपको शाहजहां लगाना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? विजयनगर की जो यात्रा है निम्न में से किसने की थी? बर्नियर ने, टेवर्नियर ने, निकोलो कोंटी ने, इब्न बतूता ने। 19 का दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है निकोलो कोंटी ने, ऑप्शन जो है सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए सभी लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई थी। हम लोग आपको पढ़ाए भी थे कि विजयनगर जब ध्वंस हो गया था तो इसके बारे में जो याद है वो किसमें रह गई थी? वो हम्पी नाम से रह गई थी। इसलिए राइट आंसर आपके 20 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो विजयनगर के खत्म होने के बाद इसकी जो पहचान की गई थी वो दोस्तों हम्पी नाम से की गई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21, हम्पी को यूनेस्को द्वारा, यहाँ पर यूनेस्को, ठीक है, फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, यूनेस्को के बारे में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। बिल्कुल 21 के राइट आंसर आपके यहां पर हो जाएंगे वो है दोस्तों 1986 में, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम थे, रामदास थे, ज्ञानेश्वर थे, उक्त में से कोई नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के संत जो है वो कौन थे? बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों रामदास। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तलबंडी किसका जन्म स्थान था? तलबंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था? कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे वो है दोस्तों गुरु नानक का, यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। बहुत बढ़िया। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? दोस्तों वो था नानक का। बहुत खूब। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद जो है वो किसकी रचना है? अल-बरूनी की, इब्न बतूता की, रामानंद की, बर्नियर की। हम लोग जानते हैं दोस्तों इब्न बतूता की जो ऊपर लिखा गया वो यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है रेहला।
रेहला। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किताबुल हिंद जो है वो किसकी रचना है। बिल्कुल दोस्तों 25 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है अल बिरूनी, ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो किताबुल हिंद जो है वो किसकी रचना है, अल बिरूनी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था। बर्नियर जो है फ्रांसवा बर्नियर, ध्यान दीजिएगा इसका पूरा नाम क्या है, फ्रांसवा बर्नियर है। जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछे यूएसए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो बर्नियर जो है दोस्तों वो किस देश से मुगल दरबार में आया था, बिल्कुल फ्रांस देश से आया था, क्योंकि उसका नाम ही है फ्रांसवा बर्नियर, इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बर्नियर कहां का था, बिल्कुल फ्रांस का था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये जो दोस्तों बर्नियर था वो हमेशा भारत का जो मुकाबला है या फिर कंपैरिजन है वो हमेशा यूरोप कंट्री से करता था और भारत की बुराई करता था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1760 में, 1757 में, 1764 में, 1780 में। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके 1764 ईस्वी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28, बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर, इलाहाबाद, श्रीरंगपट्टनम या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था और दोस्तों उस समय जो संधि जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों इलाहाबाद संधि। 28 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, इलाहाबाद संधि। ठीक है, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था, कुंवर सिंह को, नाना साहब को, बहादुर जफर द्वितीय को, बख्त खां को। बिल्कुल 29 की दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पर आपके हो जाएंगे, वो है दोस्तों बहादुर जफर द्वितीय को, ऑप्शन आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था, बिल्कुल बहादुर शाह जफर, राइट आंसर आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस स्थिति को करने की योजना थी। क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1857 की अगर क्रांति सफल हो जाती है तो हम लोग जो है 1857 में ही आजाद हो जाते, लेकिन ये विफल हो गई। इसके पीछे भी कई कारण थे जो कि मैंने आपको बताया था, कई बार बताए हैं। आपको पूछा भी जाता है कि 1857 की जो क्रांति है वो क्यों विफल हो गई। आपको सीधे सीधे में आंसर देना है कि क्योंकि दोस्तों पहले जो अंग्रेज है वो हम लोगों से लगान लेता था। ठीक है, जब अंग्रेज लगान लेता था तो हम लोगों ने विद्रोह किया। जब विद्रोह किए तो फिर जो है अंग्रेज तो थोड़ा थोड़ा करके कमजोर पड़ा, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं सैनिक को तैयार करना था उसके साथ लड़ाई करने के लिए। अब जब सैनिक को तैयार करना था तो सैनिक को पैसा चाहिए, उसको मजदूरी चाहिए। अब वो मजदूरी कहां से आएगा, तो फिर से लगान शुरू हो गया और 1857 की जो क्रांति है वो फिर से विफल हो गई। तो दोस्तों ये किस स्थिति को हुआ था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 30 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल 10 में 1857 को, ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि गलत कर रहे हैं। अगर आप लोग का गलत हो रहा है तो प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी, 1753 में, 1853 में, 1953 में, 1950 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सर्वप्रथम भारत में रेल जो है वो कब चलाई गई थी। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही लाजवाब आप लोगों का आंसर आ रहा है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, वो दोस्तों हो जाएंगे 1853 में। 31 का राइट आंसर बिल्कुल 1853 में हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में जो रेल चलाई गई थी वो 1853 में, यानी कि अंग्रेजों के जमाने में चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले जो वायसराय थे वो कौन थे, कर्जन थे, केनिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर और एक बार पूछा गया है, ये कब किया गया था, तो बिल्कुल 1911 ईस्वी में किया गया था। यानी कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली में कब बदला गया था, तो आपको राइट आंसर लगाना 1911 ईस्वी में। ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की जो निर्माण वो कब हुई थी, तो वो भी आपको लगाना 1911 में, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में 1911 दिया हुआ। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 1913, 1914 वगैरह वगैरह आंसर देगा। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 32 के करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। बिल्कुल लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ऑप्शन जो है आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1840 में, 1857 में, 1950 में, 1957 में। तो दोस्तों कलकत्ता विश्वविद्यालय यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, बहुत ही लाजवाब। बिल्कुल 33 की, जी हाँ 33 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1857 ईस्वी में, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1857 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न आपको घुमाने के लिए
पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो कि काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? देखिए हम लोग तो जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। ये क्वेश्चन तो हम लोग को मालूम है, हम लोग बिल्कुल रट लिए हैं। एक और चीज जानते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अब एक नया प्रश्न आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो कौन सी जगह पर हुई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में, बिहार में। 34 की दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है बंबई में। ऑप्शन आपके 34 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की जो स्थापना, कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना वो बंबई में हुई थी। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 35, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों अहमदाबाद के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है गुजरात में। तो अहमदाबाद दोस्तों वो कहां पर है? वो गुजरात में है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 36, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है। जी हाँ, बारदोली के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए कौन कौन बोल रहा है जी? ए कहां से हो जाएगा यहाँ पर? बारदोली के किसान, बारदोली की बात हो रही है, चंपारण सत्याग्रह की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। चंपारण हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन वो गांधी जी के थे, सभी ने असहयोग आंदोलन किया वो गांधी जी, लेकिन यहाँ पर बारदोली की बात हो रही है। तो 36 की जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल आपके हो जाएंगे, वो है नेहरू जी। ऑप्शन आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्थापना बिल्कुल महात्मा गांधी ने किए थे। अब यहाँ पर एक असहयोग आंदोलन आ गया। अब असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता, तो ध्यान रखिएगा 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। कब? 1920 में। लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था? अभी हमने आपको बताया, बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी। तो एक असहयोग आंदोलन हो गया, एक भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये दोनों चीजों का नेतृत्व तो दोस्तों महात्मा गांधी ने किए थे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है वो कहां पर है? संविधान में। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39, नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी किसका उपनाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन 39 का ए हो जाएंगे। नेताजी जो है दोस्तों किसका उपनाम है? वो है सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? हम आपको कई बार करा चुके हैं। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था जो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए हम लोग जो उस दिन 26 जनवरी को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कब लागू किया गया था? बिल्कुल 26 जनवरी 1950 होगा। कब हस्ताक्षर किया गया था? जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। और एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कब अंकीकृत किया गया था? तो जस्ट 2 महीना पहले, यानी कि 26 जनवरी से 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949 को। हम आपको इतना बार रिवीजन करा चुके हैं कि अगर एक बहुत साधारण बच्चा भी देखेगा तो वो आराम से आंसर दे सकता है। ठीक है, बहुत लाजवाब आपको क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट, ये भी प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग क्या करेंगे, ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर देते चलेंगे, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए काफी यहाँ पर मेहनत हो रही है दोस्तों, प्लीज। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों के आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लोथल कहां स्थित है? देखिए लोथल के बारे में बात हो रही हो, कालीबंगा के बारे में बात हो रही हो, चाहे कोई भी चीज के बारे में बात हो, आपको एक तरीके से रट लेना है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे लोथल वो कहां पर स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बिल्कुल फर्स्ट के राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है दोस्तों गुजरात में। ठीक है, लोथल वो कहां पर स्थित है? वो आपके गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत किसने लिखा था? कौटिल्य को जानते हैं कि वो अर्थशास्त्र लिखा था, हम लोग जानते हैं मनु जो है वो क्या लिखा था? मनुस्मृति लिखा था। लेकिन ये जो महाभारत है वो किसने लिखा था? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है वेद व्यास। कौन सी भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, सेकंड के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33, चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, कश्मीर में। क्वेश्चन यहां पर क्या पूछ रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कहां पर हुई थी? बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है कश्मीर में। ऑप्शन आपके डी थर्ड का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हरिसेन किसकी राजकवि था? अशोक का, समुद्रगुप्त का, बिंदुसार का, हर्षवर्धन का। ये क्वेश्चन देखिए आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहले आप आंसर देंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त का जो गुण है वो बिल्कुल नेपोलियन के जैसा मिलता था। समुद्रगुप्त ने बहुत सारे जगह पर विजय किए थे। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरिसेन जो है वो किसका राजकवि था?
बहुत खूब। देखिए हरिशन किसका राजकवि था, तो आपको राइट आंसर लगा देना समुद्रगुप्त का। 4 के जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, गलत आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्वेश्चन जो जिससे भी नहीं बनाओ प्लीज इसको नोट कीजिएगा और तुरंत आप रिवीजन भी कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। बहुत आसान है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में पूछ रहा है, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध, जिसके नाम पर दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे पाटलिपुत्र में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में। बिल्कुल 5 के राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, वो है बी, यानी कि नेपाल में। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, नेपाल में हुआ था। त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। पूछा जाएगा क्वेश्चन इस तरह की। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है उस बार पूछ दे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना था, फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बहुत खूब, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज जो है वो कब आरंभ हुई थी या फिर कब की गई थी, 1950 में, 1940 में, 1955 में, 1921 में। देखिए दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा। सबसे पहला कि जो हड़प्पा की जो खोज है वो कब हुई थी, हड़प्पा शहर की, बिल्कुल 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, बिल्कुल 1922 में। अब यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर बन रहा है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की जो खोज है वो कब हुई थी। बहुत खूब, बिल्कुल 7 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो 1955 में। आपके ऑप्शन सी 7 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। देखिए बहुत फटाफट आप लोग आंसर देंगे दोस्तों, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, इसलिए आंसर देंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो कौन से ग्रंथ में, ललित विस्तार में, अंगुत्तर निकाय में, सूता पिटक में, किसी में नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है अंगुत्तर निकाय में, यानी कि आपका ऑप्शन बी 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी, विष्णुगुप्त ने की थी, हरिसेन ने की थी, या फिर देखिए मनुस्मृति का क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया, जब भी आपको मनुस्मृति पूछ दे, अभी मैंने बोला कि इसकी रचना जो मनु ने की थी, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, मनुस्मृति की जो रचना है वो मनु ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, गहपति का कौन थे, गहपति जो है वो मतलब गहपति का कौन थे, चरवाहा थे। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, गहपति कौन थे, चरवाहा थे, घर का मुखिया थे, किसान थे, इनमें से कोई नहीं थे। 10 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत खूब, इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है घर का मुखिया। ऑप्शन बी आपके 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। तो गहपति दोस्तों कौन थे, वो घर का मुखिया थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कनिष्क किस वंश का शासक था, ग्रीक यूनानी वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, कुषाण वंश का। तो दोस्तों ये जो कनिष्क है वो किस वंश का शासक था। बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है कुषाण वंश का। ऑप्शन आपके डी 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक किस धर्म से है। हमने आपको कई बार बताया है, एक आपका हीनयान, एक महायान और एक त्रिपिटक। ये दोनों दोस्तों किससे संबंध है, बिल्कुल आपके बौद्ध धर्म से संबंध है, ठीक है। और जैन धर्म से सिर्फ एक ही चीज संबंध है, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। तो क्वेश्चन आपको जब भी पूछे कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, आपको डायरेक्ट आंसर लगाना बौद्ध धर्म से। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे प्राचीन वेद कौन है। हमने आपको कल बताए थे, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद आया वैदिक सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा, ये जो वैदिक सभ्यता पड़ा, इसका नाम आखिर वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है हम लोगों को वेदों से मिली। और ये वेद कब पनपा, बिल्कुल वैदिक सभ्यता में। कौन सा वेद, ऋग्वेद। जी हाँ, 13 का जो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। 4 वेद है आपका, एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक अर्थवेद है, एक यजुर्वेद है। ये सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, ए फारगोटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। रॉबर्ट सिविल है, मेगास्थनीज है, ह्यूएनसांग है, इब्न बतूता है। तो यहां पर देखिए इब्न बतूता तो जानते, रेहला है, हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। मेगास्थनीज वो भी आपका इंडिका है, ये भी जानते हैं। अब यहाँ पर ए फारगोटन एम्पायर के जो लेखक है वो कौन है, बिल्कुल दोस्तों 14 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है रॉबर्ट सिविल। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन कभी पूछ दे तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना। सबसे पहला क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इब्न बतूता जो है वो रेहला लिखे थे, मेगास्थनीज जो है वो इंडिका के रचनाकार थे, कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के थे। और ये दोस्तों रॉबर्ट सिविल जो है, रॉबर्ट सिविल 14 का राइट आंसर ए, रॉबर्ट सिविल जो है वो ए फॉरगॉटन एम्पायर यानी कि इसके जो है लेखक थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था। एक एक प्रश्न आपको क्लियर करना है ताकि आप एग्जाम में थोड़ी सी भी गलती ना करो, ठीक है। मार्को पोलो जो है वो दोस्तों किस देश से भारत आया था, चीन से, इटली से, तुर्की से, फ्रांस से। 15 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है इटली से। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो मार्को पोलो जो है वो इटली से भारत आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी यात्री टेबरनियर एक था, टेबरनियर नहीं होगा, फ्रांसवा बर्नियर होगा।
क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो विदेशी यात्री था जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर या फिर टेबरनियर, वो एक था, वो क्या था? जौहरी था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, वक्ता था। 16 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत खूब। इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके जौहरी, ठीक है। तो ये जो आपका टेबरनियर था, जो भी था, वो क्या था? वो एक जौहरी था। ऑप्शन आपके ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? मीराबाई, कराईकल, अंडाज, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? जी हाँ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है अंडाल। तो दोस्तों कौन अलवार महिला संत थी? दोस्तों वो आपकी थी अंडाल। राइट आंसर आपके 17 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। आज जो हम लोग कम से कम 100-200 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग प्लीज लाइव में जुड़े रहिए। ये सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा उस समय भी इस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। इस वीडियो को खास करके चलिए, मैं आज तक कभी नहीं बोला हूं कि उस वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन इस वीडियो को कम से कम आपको दोबारा देखना है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? तुकाराम, चैतन्य, कबीरदास, नानक। तो फटाफट आप लोग बताएंगे। कल के वीडियो मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो टीएमसी की जो स्थापना है, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो स्थापना है, वो किसने किया था? तो आपको जो राइट आंसर लगाना है वो ममता बनर्जी लगाना है, क्योंकि 1998 में उस पार्टी की स्थापना हुई थी। और 1998 में जब इस पार्टी की स्थापना हुई तो उसके बाद इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? बिल्कुल ममता बनर्जी ने की थी। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से दे सकते हैं। बट यहां पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, वो है 18 का बी, चैतन्य। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मीराबाई किनकी भक्त संत थी? मीराबाई किनकी भक्त संत थी? राम की, कृष्ण की, शिव की, किसी की नहीं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है कृष्ण की। ऑप्शन आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? निम्नलिखित में से बीजापुर का जो संस्थापक है वो कौन है? कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदि शाह, अमीर अली बारिद या फिर मलिक अहमद। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है यूसुफ आदि शाह। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो कौन दोस्तों बीजापुर का संस्थापक है? दोस्तों यूसुफ आदि शाह जो है वो बीजापुर के संस्थापक है। ऑप्शन जो है बी 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई? विजयनगर, जिसकी स्थापना किसने किए थे? हरिहर तथा बुक्का दोनों भाई ने मिलकर किया था। किसके समय में सबसे ज्यादा तरक्की किया था? बिल्कुल कृष्णदेव राय के समय में सबसे ज्यादा तरक्की किया था, यानी कि जो सबसे अच्छा शासक था विजयनगर साम्राज्य का वो था दोस्तों कृष्णदेव राय। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऐसे शासक थे जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके देवराय प्रथम। ऑप्शन आपके बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ए लगाते थे जल्दी में, ये आपको नहीं लगाना है, आपको राइट आंसर ऑप्शन बी लगाना है क्वेश्चन नंबर 21 का, देवराय प्रथम, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, गजब आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत जबरदस्त। इसी तरीके से आप लोग को रोज क्लास में जुड़ना है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? फैजी ने, अबुल फजल ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है फैजी ने। तो किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है फैजी ने जो है लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, हुमायूं ने। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है, कौन से ऐसे शासक है जिसने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? बिल्कुल 23 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है शाहजहां ने। ऑप्शन जो है 23 का ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया था? महाभारत का जो अनुवाद है वो निम्नलिखित में से कौन से नाम से किया गया था? पंचतंत्र, रज़्मनामा, आईने अकबरी, रेहला नहीं होगा, आईने अकबरी नहीं होगा, क्या होगा? बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा वो है रज़्मनामा। जी हाँ, महाभारत का जो अनुवाद है निम्न में से रज़्मनामा में किया गया था। कौन से में? रज़्मनामा में। ऑप्शन आपके बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। खालसा सेना की स्थापना किसने किया था? नानक ने, गोविंद सिंह ने, अंगद ने, अमरदास ने। तो दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि खालसा सेना की जो स्थापना है वो किसने किया था? खालसा सेना की स्थापना किसने किया था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 25 के राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है गोविंद सिंह ने। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो खालसा सेना की जो स्थापना है वो गोविंद सिंह ने किया था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? किसकी स्थापना? अमृतसर नगर की स्थापना जो है वो कौन से सिख गुरु ने किया था? गुरु नानक ने,
बाज बहादुर ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। 26 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे बिल्कुल है वो है गुरु रामदास। ऑप्शन आपके सी 26 का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? इस्तमरारी बंदोबस्त के बारे में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है। दोस्तों एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा कर, एक ऐसा लगान जिसमें किसानों पर जो है जबरदस्ती का या फिर बोल सकते हैं कि एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि आपको इतना समय तक जो है वो कर्जे को जमा करना पड़ेगा। एक कर्ज दिया जाता है और आपको बताता है कि आपको 2 जनवरी तक कर्ज को जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 जनवरी से थोड़ा भी देर कर दिए तो आपकी जो जमीन है, जो भी चीज है, उसको नीलामी कर दी जाएगी। वही था आपका इस्तमरारी बंदोबस्त। बताइए ये कब लागू हुआ था? हम ये जानते हैं कि बंगाल में हुआ था, लेकिन आप लोग ये बताइए कि ये कब हुआ था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 27 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों 1793 ईस्वी में। आपके ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त वो कब लागू किया गया था? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में तो आपको पता है। संथाल विद्रोह पहले क्या कहता है? रहने के लिए घर देता है, रहने के लिए कपड़ा देता है, रहने के लिए सब कुछ देता है, लेकिन उसके बाद उसी पर जो है टैक्स लगा दिया जाता है। इसलिए संथालों ने संथाल विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन आप लोग बताएंगे 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? हमने आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। 28 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, जी हाँ बहुत खूब, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे वो है संथाल विद्रोह। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन में जो है सिर्फ 1855 रहेगा, तो आपको जो है 1855 ही लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, पूछा है आपको कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था। बिल्कुल आपको राइट आंसर जो लगाना है वो है संथाल विद्रोह। बहुत खूब। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था? पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी फिर से आया। 1817 का जो विद्रोह है वो कब शुरू हुआ था? बिल्कुल 29 के जो राइट आंसर 29 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है 10 मई को। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है दोस्तों वो 10 मई को शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? नाना साहेब ने, नाना फडणवीस ने, लक्ष्मीबाई ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, कानपुर में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 30 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है नाना साहेब ने। ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कानपुर में जो विद्रोह का नेतृत्व है वो नाना साहेब ने किया था। और एक नाना साहेब था और एक आपका बेगम हजरत महल था, दोनों भाग करके जो है नेपाल चले गए थे। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध, सबसे पहले युद्ध जो हुई थी अंग्रेजों के साथ, वो कौन सा युद्ध था? वो प्लासी का था। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अब आप लोग बताएंगे ये जो प्लासी का युद्ध है वो कब हुआ था? 1857, 1757, 1526, 1530। का बी बोल रहे, रागनी कुमारी 31 का बी बोल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल 1757 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जस्ट 100 साल पहले, यानी कि 1857 से 100 साल पहले जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 1757 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसके किसके बीच हुआ था? बिल्कुल बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम पड़ा प्लासी युद्ध। प्लासी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि दोस्तों ये जो युद्ध है वो प्लासी नामक जगह पर हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? 1610 में, 1510 में, 1710 में, 1810 में। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गोवा जो है कब आजाद हुआ पूर्ण रूप से। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर 32 का जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके ऑप्शन बी 1510 में। ऑप्शन आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाए हैं, प्लीज आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, आप लोग का रिवीजन होगा, ठीक है। पुर्तगाली ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? 1510 में। अब अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कई बार हम आपको करवाए हैं। 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल हम लोग जानते हैं कब हुई थी। बिल्कुल 80 को, 1980 को, अप्रैल महीने के 1980 को। और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय जनता दल और जनता दल ये दोनों क्या सेम है? नहीं, ये दोनों अलग है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो कौन से पार्टी से हुई है? तो बहुत लोग क्या कर देते हैं, भारतीय जनता दल लगा देते हैं। नहीं, जनसंघ से हुआ था। भारतीय जनसंघ, जनसंघ याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन हम आपको कई बार करवाए हैं। बिल्कुल 34 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? 1905 में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? बिल्कुल 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाए हैं। बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री की स्थापना है वो कहां पर किए थे? वो सूरत में किए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये अलग चीज है और ये फैक्ट्री ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें
तो आपको 1600 लगाना है। और अगर फैक्ट्री की बात करें तो आपको 1608 लगाना है, 1608। ये कहां पर हुई थी दोस्तों? ये आपके गुजरात के एक शहर जिसका नाम है सूरत, वहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग में उपजी थी? हमने आपको बताया था ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रहमत अली हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? वो थी चौधरी रहमत अली की। बहुत तो जल्दी जल्दी में मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली लगा देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल लियाकत अली थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पाकिस्तान शब्द की जो उपज है, जो पाकिस्तान शब्द की जो किसके दिमाग में आया था? रहमत अली के दिमाग में। कब आया था ये भी आपको याद रखना, 1933 या 34 में ऐसे कुछ होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 37, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में, 1940 में, 1950 में, 1930 में। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 37 में कि दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन है वो जो है अंग्रेजों से पहले आया था, यानी कि आजादी से पहले। अब आप बताइए कि 46 में आया था कि 40 में कि 30 में? 37 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर आपके हो जाएंगे 1946 में। 37 के आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत जो है वो 1946 में आया था, आजादी से जस्ट एक साल पहले, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत गजब आप लोगों की तैयारी है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, खास करके इतिहास में, हिस्ट्री में। अब आपको रोज का रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी आपको रोज देखना, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी जो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से नहीं होगा, आपको सब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, सभी वीडियो को देखा कीजिए। सभी वीडियो दोस्तों सिर्फ आपके लिए बनाया जाता है, सिर्फ आपके लिए। एक दिन में दोस्तों 5 वीडियो अपलोड करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 15 अगस्त को 1945 को। ये क्वेश्चन का आंसर किसी को गलत नहीं देना दोस्तों। इस तरह का आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, लोग सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शायद कुछ अलग क्वेश्चन होगा, बिना मतलब का कुछ अलग होगा। कैसे अलग हो जाएगा? भारत कब अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है? स्वतंत्र का मतलब क्या? इंडिपेंडेंस दिवस, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद था। यहां पर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में तो आपको लगाना है राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिनके पास एक जिम्मेवारी होती है कि लोग क्या कर रहे हैं। जब संविधान बन रहा था, मैंने आपको चैप्टर 15 में पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जिसका नाम है भारत का संविधान। उसमें संविधान का निर्माण, चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण। मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जो अस्थायी अध्यक्ष होता है उसका मतलब यह हुआ कि देखरेख करना कि क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो अस्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और जो प्रारूप समिति था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। प्रारूप समिति क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्रारूप समिति भारतीय संविधान के कौन थे, तो आपको लगाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान के पिता कौन थे, तो आपको लगाना भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया? जी हाँ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देंगे। भारतीय संविधान बनकर आखिर कब तैयार हो गया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल 40 के राइट आंसर आपको देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अगर किसी का गलत हो रहा तो प्लीज मेरी बात को सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगर पूछता कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो अब आपको लगाना था 26 जनवरी 1950, जो कि यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया है, ये आपका 1951 है। ठीक है, तो इसलिए एक चीज से तो आप बच गए। अगर आपको क्वेश्चन पूछता कि कब लागू किया, तो आपको 26 जनवरी 1950 लगाना था, लेकिन पूछा कब बनकर तैयार हो गया, तो बिल्कुल 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, अंगीकृत हो गया था, और हस्ताक्षर जो है जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे। आज का जो सेशन है दोस्तों काफी शानदार है। आपको क्या करना है, हो सके तो इस वीडियो को, खास करके इस वीडियो को आपको दोबारा देखना है, एग्जाम से कम एक बार पहले आपको देखने जाना है। आंसर देंगे फटाफट। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? इकोनॉमिक्स का क्लास 8:30 बजे आपकी होगी आज। सॉरी फॉर दैट, आपकी रोज देखिए, मैं सिर्फ हिस्ट्री को नहीं करता हूं, आपका पॉलिटिकल का भी क्लास चलता है, ज्योग्राफी का भी चलता है। पॉलिटिकल का 4 बजे चला, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का 6 बजे, सब्जेक्टिव चला, फिर अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर 8:30 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की चलेगी। ठीक है, सुबह आपके आज क्लास नहीं चली थी, लेकिन कल से फिर आपकी रेगुलर चलेगी। तो मैं दोस्तों आपका सभी क्लास को बैलेंस, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट हिस्ट्री में टोटल 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स ला करके कुछ नहीं होगा, आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, जो सब्जेक्ट अभी आपका कमजोर है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? बिल्कुल फर्स्ट के राइट आंसर फटाफट आप लोगों को कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन पूछा गया वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, कश्मीर में। बिल्कुल फर्स्ट के राइट आंसर आपको जाएंगे राजगृह में। फर्स्ट का राइट आंसर आपके, अच्छा सेकंड में आ गए क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट के राइट आंसर जाएंगे राजगृह में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर, ठीक है, क्वेश्चन पहले देखिए, 24वें तीर्थकर कभी कभी आपको पूछेगा, कभी कभी आपको अंतिम तीर्थकर पूछेगा, या फिर कभी कभी आपको पूछ देगा 23वें तीर्थकर। तो हम लोग जानते हैं कि जो 23वें तीर्थकर था दोस्तों, 23वें तीर्थकर का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का शिक्षक। जैन धर्म में उसको शिक्षक तीर्थकर बोला जाता है, और हम लोग क्या बोलेंगे उसको?
टीचर बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, यानी कि जो अच्छी बातें को बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, तीर्थकर बोलते हैं जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ थे। और अगर क्वेश्चन आपको पूछे 24वें तीर्थकर, बिल्कुल वो महावीर थे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, अंतिम तीर्थकर, बिल्कुल ये भी महावीर होगा क्योंकि 24 के बाद और कोई नहीं आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सांची की स्तूप कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। देखिए कई बार हम आपको करवाए हैं, मेरा दिल मत दुखाइए, प्लीज इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए, प्लीज। किसी से गलती नहीं होना चाहिए, किसी से गलती नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। थर्ड के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है वो कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। स्तूप का मतलब मैंने आपको बताया था एक प्रकार का ढेर, या फिर एक प्रकार का पुतला, या फिर एक प्रकार का मूर्ति के जैसा आप बोल सकते हैं, फिर एक प्रकार का ढेर। ढेर समझते हैं आप लोग, जैसे कि चावल का ढेर होता है, जैसे कि गेहूं का ढेर होता है, स्तूप का मतलब वही होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, वैदिक काल की अवधि क्या था। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको पूछेगा हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था, तो आपको जो एनसीईआरटी के अनुसार आंसर लगाना है वो 1900 से लेकर के 2600 के बीच, 1900 से लेकर के 2600 के बीच। ये किसके अनुसार है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि वैदिक काल की अवधि क्या है, तो दोस्तों यहां पर आपको जो राइट आंसर लगाना है, बिल्कुल लगाना है, बिल्कुल 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन आपके 4 का राइट आंसर ए हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है। हमने आपको शुरू के वीडियो में करवाया था महाभारत में जो पर्वों की संख्या वो कितनी थी, बिल्कुल 5 के राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है 18। वो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में रचित की हुई थी, यानी कि जो संस्कृत भाषा में रचा गया था, इसमें जो पर्वों की संख्या है वो टोटल 18 थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 8:30 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, आपको रोज जुड़ना है। 7 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास, मतलब कि 7 बजे आपकी रोज क्लास होती है, 8:30 बजे भी रोज क्लास होती है, 6 बजे भी रोज क्लास होती है। सभी क्लास में आपको जुड़ना है। स्तूप जो है वो किस धर्म से है, एक और नया पॉइंट आपको मिला है, फिर से इस पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए 4 पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहला, बौद्ध धर्म दोस्तों वो त्रिपिटक से संबंध है, यानी कि त्रिपिटक जो है वो किससे संबंध है, बौद्ध धर्म से। ये चीज को ध्यान रखना है। फिर दूसरा, स्तूप ये किससे संबंध है, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर एक और पॉइंट है जो क्या मैंने आपको बताया, महायान और हीनयान, ये किससे संबंध है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म की 2 शाखाएं, एक है श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है, बिल्कुल आपके बौद्ध धर्म से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। कभी भी आप लोगों को इस क्वेश्चन पर गलती नहीं करना। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, प्यारे स्टूडेंट, दुलारे स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। जो गलत करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हो। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है तीसरा। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई थी, तीसरा हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो हमने शुरू में आपको करवाया था। देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त दे देगा, समुद्रगुप्त दे देगा, और 1-2 ऑप्शन जोड़ देगा। आपको हमेशा भूल जाना, सब कुछ भूल जाना है और डायरेक्ट आंसर लगा देना समुद्रगुप्त। समुद्र बहुत बड़ा होता है। समुद्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो बहुत बड़ा होता है उसी को नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त जी जो थे वो क्या किए थे, बहुत सारे जगहों को विजय किए थे, यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे जगह में वो राज किए थे। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अग्रहार क्या था, भूमि अनुदान था, भूमि कर था, नमक कर था, उक्त में से कोई नहीं था। तो क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। अग्रहार जो है वो क्या था, भूमि अनुदान, भूमि कर, नमक कर, उक्त में से कोई नहीं। तो 9 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है भूमि अनुदान। आपके 9 के ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी। इस तरह का क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन है, आपका हलवा क्वेश्चन समझ सकते हैं ना, हलवा क्वेश्चन। जी हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी, कालीबंगा की, मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा का, बनावली का। बिल्कुल हम लोग जानते हैं हड़प्पा का सबसे पहला खोज हुआ था 1921 ईस्वी में खोज हुआ था, दयाराम साहनी ने खोज किया था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी, हड़प्पा की खोज हुई थी। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अंग महाजनपद की राजधानी कहां है, कुशीनगर में, चंपा में, मथुरा में, पाटलिगुड़ा में। क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, अंग महाजनपद की राजधानी कहां थी, कहां थी है नहीं, ठीक है। अब है तो खत्म हो गया ना ये सारी चीजें। चलिए 11 का फटाफट आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएंगे वो है चंपा। तो क्वेश्चन एक नया आप लोगों को देखने को मिला कि अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो कहां पर थी, वो चंपा में थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। जी हां। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। रोज 7 बजे लाइव आती है, ध्यान रखना, पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में। हमने आपको शुरू में ही करवाया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो है संस्कृत भाषा में। ये जो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी। जी हां, आपको करवाए थे, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का, अशोक का, बिंदुसार का। तो दोस्तों अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया था, पहले के जमाने में धातु में बहुत सारे
मिट्टी के बर्तन में लिखा हुआ कुछ था, उसी को अभिलेख बोला जाता है। दोस्तों इसमें जो है प्रियदर्शी किसका नाम है, फटाफट बोलेंगे, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे अशोक का। अशोक जिसने धम्म की शुरुआत की, अशोक, जी हाँ, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है, अशोक का है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। बिल्कुल 14 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अकबर ने, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आगरा किला का जो निर्माण है दोस्तों वो आपके करवाया था, जी हाँ वो करवाया था अकबर ने, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे रेड फोर्ट यानी कि दिल्ली जो लाल किला है उसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो दोस्तों वो शाहजहां हो जाएगा, ताजमहल वो शाहजहां हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछे आगरा किला के बारे में तो आपको राइट आंसर लगाना है अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, अकबर ने जो है किसकी शुरुआत की थी, ये चीज आपको पता है, तंबाकू की। जी हाँ, और किसने खत्म किया था, बिल्कुल किसने खत्म किया था, औरंगजेब ने, जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जहांगीर का मकबरा कहां पर है, सिकंदर तो अकबर का होगा ना, बिल्कुल निशु मौर्य बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो। सिकंदरा जो है वो किसका होगा, वो तो अकबर का होगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, बस आंसर लगा देते हैं। निम्नलिखित में से जहांगीर का मकबरा वो आपका शाहदरा लाहौर हो जाएगा, ऑप्शन आपके ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद सही आंसर लगाना। अगला प्रश्न देखिए, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, औरंगजेब जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, औरंगजेब जो कि तंबाकू को बंद कर दिया था। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी, राइट आंसर आपको हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, अकबर का जन्म स्थान निम्नलिखित में से है। फटाफट आप लोग आंसर देखिए, अमरकोट, फरगना, लाहौर, काबुल। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे कि अकबर का जो जन्म स्थान है वो कहां पर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, हम लोग जानते हैं कि फरगना जो है वो कौन है, वो दोस्तों आपका है बाबर, जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे, कौन, बाबर। लेकिन यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर जो है कहां का था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 17 के राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो है अमरकोट, ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि अकबर का जन्म स्थान कहां पर है तो वो आपको लगाना अमरकोट। अगर आपको पूछे कि बाबर का स्थान वो कहां पर है, जन्म स्थान, तो आपको लगाना फरगना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्यार में बेचा रहा था, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपने प्यार में मोहब्बत की खातिर ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। जी हां, लोग तो प्यार में ताजमहल बनवा देते हैं, आपने मेरे लिए क्या किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, लाहौर। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे, बुलंद दरवाजा जो है वो कहां पर स्थित है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका राइट आंसर आएंगे वो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों वो आपका फतेहपुर सीकरी में है। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और खत्म कौन किया था कुतुब मीनार जो कार्य है वो, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही किसको, शेख सलीम चिश्ती को, निजामुद्दीन औलिया को, मोइनुद्दीन चिश्ती को, बहाउद्दीन जकारिया को। तो निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। 20 का दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, वो है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे। निजामुद्दीन औलिया वो कहां पर है, दिल्ली से सल्तनत, दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको पूछ दे अजमेर के बारे में तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती। ये ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक रखना है। 20 के राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1480 में, 1430 में, 1425 में, 1435 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 21 के जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके, जी हाँ, 1425 में, ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8:30 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, उस क्लास में आप लोगों को रेडी रहना। ठीक है, देखिए कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था। कबीर दास का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, 1480 में, 1430 में, 1425 में, 1435 में। तो दोस्तों अभी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 1425 में। अब अगला प्रश्न देखिए, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किसके उपासक थे। फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे। बिल्कुल 22 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके कृष्ण के, ऑप्शन आपके 22 का ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसी को भी गलत नहीं करना है, जो भी गलत करेंगे उसको तुरंत रिवीजन करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आमुक्तमाल्यद नामक कृति जो है वो किस भाषा में है, तेलुगु में। एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, नया क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन में आपको ज्यादा ध्यान देना है। आमुक्तमाल्यद नामक कृति जो है वो किस भाषा में, तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में। 23 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों वो है तेलुगु भाषा में। ठीक है, तो आमुक्तमाल्यद जो है वो नामक जो कृति है वो कौन सी भाषा में, वो तेलुगु भाषा में है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नागलपुर नगर की जो स्थापना है वो किस शासक ने की थी। देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देवराय ने, हरिहर तथा बुक्का तो हम लोग जानते हैं वो किसकी रचना किए थे, वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है नागलपुर नगर के बारे में, इसकी स्थापना जो है वो कौन से शासक किए थे।
बिल्कुल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो नागरपुर नगर की जो स्थापना है वो किस शासक ने किए थे? कृष्णदेव राय ने किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सीयू की किसकी यात्रा वृत्तांत है? हेवेन सांग की, फाहयान की, या फिर इत्सिंग की, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, सीयू की जो है किसकी यात्रा वृत्तांत है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे हेवेन सांग की। ऑप्शन आपके जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, हमने आपको ये करवाया था इंडिका, ये किसकी रचना है? बिल्कुल ये मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, तो इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है। जो आपका रेहला है वो इब्न बतूता की रचना है। जो आपका किताबुल हिंद है वो अल बिरूनी की रचना है। जो आपका कौटिल्य यानी कि अर्थशास्त्र वो किसकी रचना है? कौटिल्य की है। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया था? 1770 में, 1773 में, 1873 में, 1793 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है 1773 में। ऑप्शन आपके बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो कब पारित किया गया था दोस्तों? वो 1773 में पारित किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो किस गवर्नर जनरल में लागू किया था? बंगाल में जो इस्तेमारी बंदोबस्त, हमने आपको बताया इस्तेमारी बंदोबस्त का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि एक ऐसा बंदोबस्त जहां पर उसको कर्ज तो दे देता था लेकिन एक फिक्स टाइम देता था। अगर उस फिक्स टाइम पे कर्ज को अदा नहीं किया जाए तो उसका जो जमीन है, जो चीज है, उसको क्या कर दिया जाएगा? एक प्रकार का उसको बांट दिया जाएगा। ठीक है, उसको जो है नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये था आपका इस्तेमारी बंदोबस्त। कौन से गवर्नर जनरल ने लागू किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 28 के राइट आंसर आप लोग ए दे रहे हो, जो कि बहुत गजब बात है। किसने सबसे पहले आंसर दिया है? बहुत कोई दे दिया है। चलिए इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे कार्नवालिस। तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त जो है वो किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? कार्नवालिस ने किया था। अब अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, 1857 की विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? 1857 ईस्वी के विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कार्नवालिस। 29 का फटाफट आप लोग आंसर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके बी। जी हाँ, वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो है भारत के लॉर्ड कैनिंग की जो गवर्नर थे उसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 29 का राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30, 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? वीर कुंवर सिंह को, नाना साहेब को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को, बख्त खां को। देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट लगाना है। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ में दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन आपके सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना था? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ये क्वेश्चन तो हम आपको शुरू में करवाए थे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, प्लासी के युद्ध के समय मैंने आपको कराया था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इसी के समय में 1757 में जस्ट 100 साल पहले, 1857 से 100 साल पहले एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी नामक जगह पर हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चला गया था? ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आ चुका है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है दोस्तों 1853 में। ठीक है, तो 1853 में जो है सर्वप्रथम सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था वो। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? नैनीताल में, शिमला में, मनाली में, दार्जिलिंग में। ठीक है, ये किसने बनवाया था? ब्रिटिश ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश का जो मौसम है वो थोड़ा सा ठंड होता था और जो इंडिया का मौसम है वो थोड़ा सा गर्म था। अब ब्रिटिश अंग्रेज गोरे लोग तो यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, तो क्या किया वो शिमला में जाकर के अपना हिल स्टेशन बनाया। हिल स्टेशन में सिर्फ कौन जाते थे दोस्तों? सिर्फ जाते थे व्हाइट टाउन के लोग जाते थे सिर्फ हिल स्टेशन पर। ठीक है, और दोस्तों हिल स्टेशन पर जो है बिल्कुल भी भारतीय लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां पर सिर्फ भारतीय सैनिक को जाने की अनुमति थी, वो भी सिर्फ पहरा देने के लिए। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग आंसर देंगे। थाने और मुंबई के बीच। बहुत बढ़िया, जिया ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, थाने और मुंबई के बीच। तो सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी जो है कब चला गया था? बिल्कुल आपके हो जाएंगे 1853 में। किसके बीच? थाने और मुंबई के बीच। अब भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां पर बना था? जी हाँ, 33 के राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों वो है शिमला में। ऑप्शन बी, शिमला में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन में 34, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1905 में, 1906 में, 1908 में, 1940 में। तो कई बार हम आपको करवा चुके हैं, गलती नहीं करना बहुत, तो जल्दी में 1905, 1906 लगा देते हैं। बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों वो 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर जो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर जाएंगे आपके खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है वो कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन
खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, इसके बारे में आपको आंसर देना, जो कि यहाँ पर बिल्कुल आंसर गलत है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में बिल्कुल आंसर गलत है। आप लोग कैसे दे रहे हो? देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से लेकर के 1924 के बीच हुआ था। 1919 से लेकर के 1924 के बीच। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से लेकर के 24 के बीच हुआ था और असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था और 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, या फिर आप बोल सकते हैं दांडी यात्रा हुआ था। ठीक है, और 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इन सभी आंदोलन के बारे में आपको एक एक करके डिटेल्स में लिखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को 736 पहले भी ये क्वेश्चन आपको आया था, इसका डेट आपको मालूम रखना चाहिए 24 सितंबर। कब? 24 सितंबर। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। 36 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। 2009 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन करवाए थे। तो पूना समझौता जो है वो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। बहुत बढ़िया। देखिए इस क्वेश्चन को 37 रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट, जिस पर क्या था? रॉलेट एक्ट, जहां पर दोस्तों जो सैनिक शासन थे उसको फुल पावर मिल गया था। उसको इतना पावर मिल गया था कि अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो जाए कि विद्रोही कौन है तो सीधा उसको गोली मार दो। ये आपका रॉलेट एक्ट में था। ठीक है, ये कब पारित किया गया था? 1919 में, 1930 में, 1940 में, 1905 में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर हो जाएंगे 1919 में। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों कब पारित किया गया था? 1919 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो 37 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है वो आपके 1920 में था। खिलाफत आंदोलन में 1919 से 24 में था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपके अली जिन्ना और मुस्लिम लीग कर रहे थे। अली जिन्ना और मुस्लिम लीग। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न को। देखिए इस क्वेश्चन को 38 अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर जनरल का मतलब क्या हो गया? वायसराय। ये कौन था? यानी कि जब अगस्त प्रस्ताव हो रहा था उसके वक्त में भारत का जो गवर्नर जनरल था, जो वायसराय था, वो कौन था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, या फिर लॉर्ड रिपन था? भाई साहब बहुत बढ़िया, बिल्कुल 38 का राइट आंसर आपके हो जाएंगे लॉर्ड लिनथिलो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 38 नंबर। ठीक है, 38 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड लिनथिगो। यहां पर अगस्त प्रस्ताव की बात हो रही है। अगस्त प्रस्ताव क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए तभी आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत खूब, बिल्कुल। लेकिन आप लोग जितना भी आंसर दिए हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया। कुछ बच्चे हैं जो कि गलत कर देते हैं, ऑब्वियसली हो सकता है, गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे भी गलत हो जाती है। लेकिन जो गलत होती है उसको ध्यान रखिए, उसको याद कीजिए। अभी जैसे लाइव खत्म होगी, लाइव खत्म होने के बाद आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1920 में, 1930 में, 1906 में, 1940 में। ये क्वेश्चन का देखिए आंसर आपको आसानी से आना चाहिए। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 1935 में जब 1934 में जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम का एक शब्द दिया था तो उस समय जो है एक मुस्लिम लीग था और एक अली जिन्ना था। ये दोनों इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था कि पाकिस्तान नाम से कोई नया राष्ट्र बनेगा। लेकिन जैसे ही 1940 आया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग होना शुरू हो गई। इसलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे 1940 में। देखिए क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है लेकिन आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है, ऑप्शन डी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, स्टालिन, उक्त में से कोई? प्रधानमंत्री वो कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो क्लीमेंट एटली। ऑप्शन आपके ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब एक चीज आपको यहाँ पर दिखाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आप लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिमांड भी कर रहे थे और मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करवाए भी थे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आपको करवाए थे, ये भी सारे प्रश्न को करवाएंगे। लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। आपके लिए एक होमवर्क क्या है, पहले होमवर्क को आप देख लीजिए, उसके बाद ये सभी प्रश्न को देखिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको टोटल ये सभी होमवर्क लघु उत्तर देता हूं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको दोस्तों मैं करवा दूंगा और आप लोग क्या करेंगे, उन सारे प्रश्नों को मिला लेंगे। लेकिन पहले आप लोग को खुद इस सभी क्वेश्चन का आंसर को बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या, धम्म क्या है? अशोक का दम, धम्म के बारे में लिखना है। इसे किसने चलाया? बिल्कुल अशोक ने चलाया। भूमि अनुदान क्या है? इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की रचना है। इसके निहित विवरण किसकी विषय पर है? 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई थी? आपको मालूम है औरंगजेब जो है वो जजिया कर जो लगाए थे वो
ठीक है। जजिया कर किसे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जजिया कर जो है जब औरंगजेब के द्वारा लगाई गई थी तो वो मुस्लिम को छोड़ करके सभी से लिया जाता था, तो ये आपका जजिया कर हो गया। तो औरंगजेब द्वारा ये क्यों हानि हुई, ये क्वेश्चन पूछेगा। विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय को महानतम शासक क्यों माना जाता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के शासकों में जो कृष्णदेव राय था वो बहुत महत्तम शासक थे, क्योंकि उसके समय में ये जो साम्राज्य था, जो विजयनगर साम्राज्य था, वो बहुत ज्यादा तरक्की किया था, बहुत ज्यादा, एक प्रकार का बोल सकते कि एक मुहिम को छुआ था, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलबरूनी की यात्रा के उद्देश्य क्या थे? अलबरूनी के बारे में देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अलबरूनी की यात्रा क्या? देखिए वैसे तो अलबरूनी को बंदी बना के लाया था, इतना चीज हम लोग जानते हैं, ठीक है जी। इब्न बतूता अलग चीज है। इब्न बतूता वो तो जिद्दी था, वो घूमने के लिए जिद्दी था, वो मोरक्को का निवासी था। लेकिन अलबरूनी के बारे में जब भी आपको पूछ दे तो महमूद गजनवी इसको जो है बंदी बना के लेके आया था। अलबरूनी अपने जमाने में बहुत ज्यादा जानकार थे। अलबरूनी इस तरह के प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, पहाड़िया लोगों की जीविका के क्या साधन थे? पहाड़िया लोगों की जीविका के क्या साधन थे? अभी 8:30 बजे आपका क्लास होगी, 8:30 बजे वाले क्लास में आपको जरूर जुड़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, जिसका भी इकोनॉमिक्स है प्लीज करेंगे। आपको 500 VBI ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज करवा रहे हैं उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में दूसरा वीडियो, ठीक है। मंगल पांडे कौन था? पहला हिल स्टेशन कब बना था? हिल स्टेशन क्यों बनाए गए थे? हमने आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली, ये भी हमने आपको चैप्टर 15 में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पर ये दीर्घ प्रश्न है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सके। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कराऊंगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लेकिन प्लीज आप लोग पहले अपने से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम आपको सही से करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को प्लीज आप लोग पहले सेल्फ बनाएंगे, हम आपको बिल्कुल बना करके देंगे, लेकिन पहले आपको सेल्फ बनाना। सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इन सभी प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में टोटल 100 मार्क्स पूछा जाता है, मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव आप 50 लेके आ गए, 50 से ज्यादा क्या होगा, लेकिन 50 मार्क्स आपको इधर से भी आएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको थोड़ा सा तो वैल्यू देना पड़ेगा ना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का आपको मैंने बहुत बार सिद्धांत बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आपको बनाना है, कम से कम पहले आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न को जो है आपको ध्यान में रखना है। अब और देखिए, आज बहुत सारे आपको होमवर्क दे रहे हैं, प्लीज आपको इसको अच्छे से देखना है और 8:30 बजे के क्लास में, इकोनॉमिक्स का क्लास में आपको जुड़ना है। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, मातृवंशिकता क्या है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में हड़प्पा नामक जगह से पता चली थी। यानी कि सबसे पहले जो हड़प्पा का उत्खनन है, हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है वो हड़प्पा नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। आसान क्वेश्चन, अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का संस्थापक था। उन्होंने क्यों महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों अशोक का धर्म ने शुरुआत की थी। अशोक जो बहुत ज्यादा एक प्रकार का महान व्यक्ति थे, उनके बारे में जो तारीफ है उसको लिख देना बस। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालें। शाही परिवार के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। सूफी खानकाहों में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते थे? संक्षिप्त प्रकाश डालें। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट, शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन एक दूसरे के पूरक थे। ये भी क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून क्या है? मैंने आपको बहुत अच्छे से सूर्यास्त कानून के बारे में बताए थे कि सूर्यास्त कानून का मतलब हुआ पहले के जमाने में, यानी कि जब अंग्रेज यहां पर राज करता था तो उस समय जो है वो किसी को लोन दिया, किसी को कर्ज दिया, ठीक है। अब क्या कहा कि आपको जो है 2 जनवरी को पूरे कर्ज को अदा करना है, लेकिन 2 जनवरी के सूर्यास्त मतलब क्या हो गया कि सूर्य का ढलना, यानी कि अगर शाम होने से पहले, अगर आप 2 जनवरी को शाम होने से पहले अगर आप कर्ज को जमा नहीं करते हैं तो जो है आपको सूर्यास्त कानून लग जाएगा, यानी कि एक प्रकार का फिर से नीलामी। तो यही था आपका सूर्यास्त कानून। आपको इसी के बारे में बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब एक अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट है, सूर्यास्त कानून के बारे में आपको पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1857 के ईस्वी के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नाम बताइए। बहुत अच्छे से नाना साहब के बारे में आपको लिख देना है, बेगम हजरत महल के बारे में लिख देना है और बहादुर शाह जफर के बारे में लिख देना है, ठीक है। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व है? व्हाइट टाउन जहां पर अंग्रेजों को रहने का ये था, और ब्लैक टाउन जहां पर भारतीय लोग रहते थे। ब्लैक टाउन का नाम इसलिए और भी भारतीय पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग थोड़ा सा अंग्रेजों के मुकाबले में काले थे, एक पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मच्छर बीमारी वगैरह होती थी। 2 बीमारी उस समय थी, एक आपका था पलगू, एक था हैजा। आपको पढ़ाए थे पलगू हैजा, 2 बीमारी उस समय फैली थी, इसलिए जो अंग्रेज थे वो ब्लैक टाउन बनाया, व्हाइट टाउन बनाया। व्हाइट टाउन में किसी भी भारतीय को आने का बिल्कुल भी अनुमति नहीं था। तो इस तरह का प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें। असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था। अब कारण बता देना, कोई भी आंदोलन क्यों होता है? क्योंकि अत्याचार होता है, कुछ ना कुछ होता है, आपको देना है। मैं आपको आंसर दूंगा सारे का, बट आपको इस सभी का देना है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल का विवरण दीजिए। ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे? क्वेश्चन को पहले मैं जूम इन कर देता हूं,
देखिए, हाँ, ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के बारे में पूछेगा। अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अकबर को जो है मुगल साम्राज्य में सबसे अच्छा शासक कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये सभी धर्म को साथ में लेके चलते थे, इन्होंने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर देना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन का क्षेत्र एवं इससे जुड़े संतों का नाम बताइए। भक्ति आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया है। स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डाली। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण को बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट है, प्लीज आप लोग कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को बनाने का, और मैं इस सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आज का जो दोस्तों सेशन था वो काफी इंपोर्टेंट था। आज की वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न किए हैं, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को आप हो सके तो सेव कर लीजिए, या फिर आप कम से कम एक बार या दो बार देखा कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सभी दोस्तों यूनिक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जम करके शेयर करेंगे, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से पढ़ाई जाती है, आर्ट्स की पूरी तैयारी कराई जाती है। और एक बार चैनल पे जाकर के देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर, जो भी चैप्टर आपका छूटा हुआ है वो चैप्टर जाकर के आप चैनल के अंदर जाकर के पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।